हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में हम लोगों ने मुख्य रूप से मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में बिंदुसार के बारे में, और तीसरा जो राजा आता है उसका नाम है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के बारे में, जैसे कि उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, कि उनका जन्म जो है पाटलिपुत्र में होता है, 304 ईसा पूर्व में होता है। उनकी माता का नाम सुभद्राणी होता है और उसके पिता का नाम बिंदुसार होता है। तो उनके जब सत्ता पे बैठ मतलब शासन पर बैठते हैं ना, तो उस समय वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करते हैं। और जो सुरक्षित रहते हैं उनके भाई, उनके नाम है, जैसे उनका बड़ा भाई सुसीम होता है, छोटा भाई तिष्य होता है। इसके अलावा जैसे कि उनके वैवाहिक जीवन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उनकी शादी जो है वो विदिशा की एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, उसका नाम था देवी, उसको महादेवी भी बोला गया है। तो उनके साथ में उसकी शादी होती है। इसके अलावा जैसे कि उसकी एक पत्नी थी पद्मावती नाम की, एक उनकी पत्नी है कारुवकी। जो कारुवकी जो उनकी पत्नी है उसके बारे में जो है ना अशोक के अभिलेखों में जिक्र किया गया है कि अशोक के अभिलेखों में जिस पत्नी का और पुत्र का नाम मिलता है वो पत्नी है कारुवकी और उसका पुत्र है तीवर नाम का। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा था जो एक उन्होंने युद्ध लड़ा था उसका नाम था कलिंग का युद्ध। जो कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग का युद्ध करने का प्रमुख कारण जो है, मतलब कलिंग के ऊपर आक्रमण करने का कारण क्या था अशोक का। तो जैसे कि हमने पिछले नंद वंश को पढ़ा था कि नंद वंश में एक राजा था महापद्म नंद का। तो भाई महापद्म नंद ने कलिंग को जीत लिया था, परंतु बाद में क्या होता है, जब बिंदुसार राजा बनता है ना, तो बिंदुसार के समय में वो जो कलिंग था वो आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था खुद को, और अपनी शासन व्यवस्था को वो अपने तरीके से चलाने लग गया था। तो जिसके चलते जो है ना, एक कारण तो ये था कि अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। दूसरा कारण ये था कि वहाँ पे सूती वस्त्रों के लिए काफी वो जगह अच्छी थी, सूती वस्त्रों का उद्योग स्थापित हो सकता था वहाँ पे। हाथियों की संख्या काफी ज्यादा अच्छी, काफी संख्या थी हाथियों की। इसके अलावा जैसे कि वो क्षेत्र जो है ना, कलिंग का क्षेत्र, वो नदियों का संगम था, उधर काफी नदियों का प्रवाह होता था, जिसके चलते वहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी। भूमि उपजाऊ थी तो कृषि की व्यवस्था अच्छी हो सकती थी, कृषि अच्छी होती थी। कृषि अच्छी होती है इसका मतलब वहां से राजस्व की प्राप्ति जो है ना वो ज्यादा हो सकती थी। तो इन प्रमुख कारणों की वजह से अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। और युद्ध का जो परिणाम रहता है वो व्यापक एक प्रकार से नरसंहार होता है, जनता काफी मारी जाती है। और उस नरसंहार को देखकर जो है ना अशोक का जो हृदय परिवर्तित हो जाता है। और उसके अभिलेखों में ये कहा गया है कि जैसे कलिंग से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। तो उन अभिलेखों में कहा गया है कि यहाँ पर मौर्य वंश का राजा अशोक हुआ है और उसने यहाँ पे आक्रमण किया था और जो है ना कलिंग का युद्ध उसने जीत लिया था। उसके बाद में परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि व्यापक नरसंहार होने के कारण जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो जो है ना अपनी युद्ध की नीति को त्याग देता है और धर्म की नीति को अपना लेता है। अब सोचने वाली बात ये आती है कि जब धर्म की नीति को अपना लिया है तो धर्म कौन सा होगा, तो वो अपनाएगा बौद्ध धर्म का, मतलब वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाएगा। यहाँ पे भी दो बातें निकल के आती है कि अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया, इसके कौन कौन जिम्मेदार थे। जैसे कि सिंघल अनुश्रुतियां है वो हमें बताती है कि मतलब उसका जो बड़ा भाई था ना अशोक का, सुसीम नाम का, उसका एक बेटा था, उसका नाम था न्यू ग्रोथ। सुसीम का एक बेटा था न्यू ग्रोथ। तो भाई वो 7 साल का बच्चा था, उसने जो है ना अशोक को, मतलब चाचा लगता है वैसे उसका, तो चाचा को जो है ना बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि वो बच्चा खुद बौद्ध धर्म से प्रभावित था, तो उसने अपने चाचा को बताया था बौद्ध धर्म के बारे में। जिसके चलते बाद में जाके जो है ना मोगलीपुत्र तिष्य जो होता है वो उसको पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित कर देता है अशोक को। ये थोड़ी बहुत जानकारी किसने दी है, न्यू ग्रोथ ने दे दी है। उसके बाद में पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षाएं जो है ना वो मोगलीपुत्र तिष्य ने उसको दे दी है। ये बात तो एक अलग विचारधारा है। दूसरी जो बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश नाम की। इसके अलावा जैसे कि दिव्यावदान का एक बौद्ध ग्रंथ है, मुख्य रूप से दिव्यावदान और अशोकावदान, ये बौद्ध ग्रंथ है। इन ग्रंथ में क्या बताया गया है कि ये जो अशोक था ना उसका एक वो गुरु था, उसका नाम था उपगुप्त नाम का। और वैसे उसका नाम बाल समुद्र पंडित था, पंडित बाल समुद्र उसका नाम था, उसकी उपाधि थी उपगुप्त नाम की। तो वैसे तो अशोक के शिक्षक का नाम अगर पूछा जाए कि अशोक का जो शिक्षक था ना उसका टीचर वो था उपगुप्त नाम का, उसको बाल समुद्र पंडित भी बोलते हैं। तो ये 2 विचारधाराएं हैं जो बताती है कि अशोक ने कैसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। परंतु जो
अशोक के अभिलेखों में बताई गई बात है वो ये है कि जो कलिंग का युद्ध होता है ना, वहां पर भाई वो लोगों की इतनी एक प्रकार से खून खराबे को देख कर, लोगों की लाशों को देख कर जो है ना वो पूरी तरह से टूट जाता है, और उसके बाद में वहीं पर जो है ना अपने युद्ध को करने की जो नीति है उसको वो त्याग देता है। ये बात थी। हमने इस चीज इनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पिछले एक दो क्लासों में देख लिया। मैंने यहाँ पर लिखा है एक सारांश के तौर पर इन चीजों को लिखा है कि एक तरफ मैंने लिखा है कि अशोक और उसके बौद्ध धर्म में आने के बाद उसने क्या क्या काम किए थे। एक मैंने लिखे हैं यहाँ पे अशोक के अभिलेखों को हम पढ़ेंगे। फिर जो है ना मौर्य वंश के पतन होने का कारण क्या था वो चीजें। इसके अलावा मौर्य वंश का पतन तो पहले नहीं करेंगे, पहले वहां की तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, वो चीजें भी हमें देखनी है। तो यहाँ पर लिखे हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उनकी विचारधाराएं क्या क्या किया था। तो भाई अशोक ने सबसे पहले तो उन्होंने बौद्ध यात्राएं की थी। बौद्ध यात्राएं कहने का मतलब यह था कि उन जगहों पर वो गए थे जो जगह जो स्थान महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे। महात्मा बुद्ध जैसे कि उनका जन्म लुम्बिनी में होता है, उनको ज्ञान बोध गया में प्राप्त होता है। इसके अलावा उनको जो पहला उपदेश देंगे वो सारनाथ में देंगे, सर्वाधिक उपदेश देंगे वो श्रावस्ती में देंगे। वो जगह जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है समस्त जगहों पर वो जाएंगे, वहां का भ्रमण करेंगे। और एक अभिलेख है रोमनी देई नाम का अभिलेख जो कि लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। वो अभिलेख हमें ये बताता है कि अशोक ने जो है ना वहां जाके क्या किया था ना, वहां का तीर्थ कर मुक्त कर दिया था, कि वहां की जनता को टैक्स से मुक्त कर दिया था, क्योंकि वो जगह वो भूमि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई थी। ये बात है। इसके अलावा उन्होंने कुछ धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धर्म महामात्रों की नियुक्ति करने का मतलब ये था कि अपने मंत्रियों को, अपने कर्मचारियों को ये बोला था कि आप जाइए नगर में जाइए, शहर में जाइए, आप क्या करिए, आप वहाँ की समस्याओं का पता लगाइए और आके मुझे बताइए। और उन्होंने अपने एक अभिलेख में ये बताया है कि मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, मैं चाहे खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, तो आपको ये अधिकार है कि आप मेरे पास उसी टाइम मेरे शिविर में आ सकते हो और समस्याओं को बता सकते हो, जनता की जो भी समस्याएं हैं। तो ये बातें उनके अभिलेख में लिखी गई है। तो उन्होंने जो है ना महामात्रों की, रज्जुकों की, पदाधिकारियों की नियुक्तियां की थी बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कुछ दिव्य दर्शनों का भी प्रदर्शन किया था। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कुछ प्रचारक भेजे थे, धर्म प्रचारक भेजे थे। मैंने लिखा है यहाँ पे 7 नंबर पे धर्म प्रचारक। धर्म प्रचारक, जो धर्म प्रचारक गए थे ना वो अलग अलग जगहों पर गए थे। जैसे कि पहली बात, जैसे एक मध्यम नाम का एक व्यक्ति था, मध्यम जो है वो जाएगा हिमालय प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में जाएगा और वहां पे जो है ना बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। इसके अलावा एक था महाधर्म रक्षित था, महाधर्म रक्षित, एक था रक्षित, एक धर्म रक्षित। ये विचारक थे मुख्य रूप से। जो रक्षित जो है वो वनवासी क्षेत्र में जाएगा। वनवासी क्षेत्र जो है ना मुख्य रूप से कर्नाटक के आसपास, कर्नाटक के अंदर ही पड़ता है वनवासी। जो महाधर्म रक्षित है ना वो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये धर्म रक्षित था ये जाएगा अप्रांतक प्रदेश। जो अप्रांतक है ना उस टाइम में उसको पश्चिमी भारत बोलते थे, अप्रांतक प्रदेश। मैंने लिखा है मध्यम जो विचारक है वो कहाँ जाएगा, हिमालय प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। इसके बाद में था महाधर्म रक्षित, महाराष्ट्र में जाएगा। इसके बाद में रक्षित जो है वो वनवासी क्षेत्र जिसको कर्नाटक बोलते थे, कर्नाटक के आसपास था। धर्म रक्षित अप्रांतक प्रदेश, अप्रांतक जो प्रदेश है वो पश्चिमी भारत को, काठियावाड़ क्षेत्र जो है ना उसको बोला गया था अप्रांतक। तो वहां पे ये धर्म रक्षित गया था। एक दो लोगों के नाम और मिलते, जैसे कि एक संघमित्रा था महेंद्र जो कि अशोक की और उनकी देवी थी ना पत्नी, नाम उनकी पत्नी थी, उनका नाम था महादेवी। उनकी संतान थी, उनका नाम था संघमित्रा और महेंद्र। जो संघमित्रा और महेंद्र थे ना ये श्रीलंका में जाएंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। संघमित्रा और महेंद्र ये दोनों गए हैं लंका, लंका बोल दो या श्रीलंका बोल दो। दो और नाम मिलते हैं उन, वो साथ ही गए थे, सोन और उत्तरा नाम का। ये दोनों व्यक्ति भी जो है ना कहाँ जाएंगे, ये जो बर्मा क्षेत्र में जाएंगे। बर्मा जो आज का म्यांमार बोलते हैं उसको, वो बर्मा उस टाइम बर्मा बोलते थे उसको। और वैसे उसका अभिलेखों में नाम सुवर्णगिरी मिलता है। ये बातें हैं। धर्म प्रचार के भेजे थे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई संगीतियां आयोजित की गई थी। तो अशोक के समय में जो बौद्ध धर्म की संगीति होती है वो होती है 3रे नंबर की। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय में हुआ था। जगह थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुआ था। समय था 258 ईसा पूर्व का। और जो अध्यक्षता करता है उसका नाम होता है मोगलीपुत्र तिस्य।
मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति थी ना, वो राजा अशोक के समय में हुई थी और पाटलिपुत्र नामक जगह पर हुई थी, क्योंकि राजधानी इनकी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है, राजा अशोक है। और जो अध्यक्षता कर रहा है मोगलीपुत्र तृतीय, वही मोगलीपुत्र तृतीय है जो कि अशोक को बौद्ध धर्म में क्या करेगा, पूर्ण रूप से दीक्षित करेगा, वही मोगलीपुत्र तृतीय। और यहाँ पर क्या होता है ना कि बौद्ध धर्म के कुछ पिटक, मतलब उनके कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी बौद्ध धर्म में। तो जो अभिधम पिटक, जो 3 पिटक बताए गए थे बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जो तीसरा अभिधम पिटक था ना, उसकी रचना इसी बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। ये बातें देख ली। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने धर्म की नीति को स्वीकार कर लिया था, युद्ध की नीति को छोड़ धर्म यात्राएं कर ली थी, महामंत्र की नियुक्ति कर ली, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया था। लोगों को ये कहा था कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलो। क्यों चलो? क्योंकि भाई महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में इन नियमों को बताया था, इन उपदेशों को बताया था कि अगर आप बौद्ध धर्म स्वीकार करते हो तो आपको सच बोलना पड़ेगा और आपको हिंसा नहीं करनी है। ये बातें, ये हो गया अशोक और बौद्ध धर्म का। इस तरफ मैंने लिखा है अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो मुख्य रूप से भाई अशोक के अभिलेख जो है ना, उनकी संख्या अलग अलग, जैसे कि अशोक के वृहद शिलालेख है, अशोक के स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख। अभिलेखों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, मैंने बताया है। शिलालेख 1 नंबर पे, फिर है स्तंभ लेख 2 नंबर, तीसरे पे आता है गुहा लेख। ये बात है। तो इसमें हम देखते हैं पहले शिलालेखों को, वृत्त शिलालेखों को। अभिलेख, अभिलेखों में पहला है शिलालेख। शिला का मतलब ये होता है चट्टान, चट्टान के ऊपर जो लिखी गई चीजें है ना, वो होता है शिलालेख। दूसरा यहाँ पे होता है स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब यहाँ पे होता है कि पिलर्स जो होते हैं ना, खंबे जिसको बोल दो, अब वो खंबे गोल भी हो सकते हैं, वो खंबे चौकोर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उनके ऊपर जो लाइनें लिखी गई, जो पंक्तियां लिखी गई है ना, जो लेख लिखे गए, उनको स्तंभ लेख बोला गया था। एक तीसरे नंबर का आता है यहाँ पर गुहा लेख। गुहा का मतलब ये होता है गुफा, जो गुफाओं के अंदर चीजें लिखी गई है, गुफाओं के अंदर एक प्रकार चित्र भी बनाए गए हैं, चीजें भी लिखी गई है, कुछ एक प्रकार से चीजें, मतलब एक प्रकार से ये बात है कि कुछ उच्चारण किए गए हैं कि उनको सीधा समझ जाओ आप, चित्र बनाए गए हैं, इस प्रकार से चीजें प्रदर्शित की गई है कि समझने वाला समझ सकता है और ना समझने वाला ना समझे। ऐसी चीजें गुफाओं के अंदर मिलती है हमें। जैसे कि मैं अगर एक बार के लिए बताऊं तो अजंता अलोरा की काफी गुफाएं हैं, अजंता अलोरा में गुफाएं जो है ना काफी है, वहां पे चित्र बनाए गए हैं, माँ पुत्र का चित्र, माता का और बेटे का चित्र बनाए गए। जैसे कि माता बुद्ध की जो पत्नी थी ना, उनका और उनके बेटे राहुल का चित्र बना हुआ है। बुद्ध जिस व्यक्ति से मिलते हैं, उनके शिष्यों के जो शिक्षाएं देते हैं, वो चीजें दृश्य दिखाया गया है इन गुफाओं के अंदर। तो हमें जो यहाँ पे पढ़नी है अशोक के बारे में, दो अभिलेखों, उनको पढ़ना है। एक तो शिलालेखों को हमें पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है स्तंभ लेखों को। ये बात है। जो शिलालेख है ना, उनमें जैसे कि वृत्त शिलालेख, एक तो देखो वृत्त शिलालेख अलग है, वृत्त शिलालेख। वृत्त का मतलब ये होता है कि दीर्घ, जो कि बड़े बड़े हैं वो, उनको दीर्घ। एक होता है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख जो कि छोटे हैं, आकार में वो क्या है, छोटे हैं। ये बातें हैं वृद्ध शिलालेख। और स्तंभ लेखों का देखो, स्तंभ लेखों का मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखी है, स्तंभ लेखों के बारे में ये चीजें, स्तंभ जो कि पिलर्स पे लिखे गए हैं, ये बातें। अब देखो पहले चालू करते हैं वृद्ध शिलालेखों को चालू करते हैं। वृद्ध शिलालेख तो भाई जो वृद्ध शिलालेख है ना, वो मुख्य रूप से संख्या तो उनकी 14 बताई गई है, और वो अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं, मुख्य रूप से भारत और भारत से बाहर भी, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो वो टोटल 10 जगहों से प्राप्त हुए हैं हमें। यहाँ पे मैं नाम लिखती हूँ, देखो 1 नंबर पे हम लिखेंगे मानसहेरा, मानसहेरा। 2 नंबर पे है शहबाजगढ़ी। ये दोनों जो अभिलेख हैं वो है पाकिस्तान में, वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में। इसके अलावा जैसे कि अपने इंडिया के अंदर देखें, धौली जोगड़ का अभिलेख है, धौली 4 नंबर पे जोगड़। ये जगह है जो उड़ीसा क्षेत्र है ना, उड़ीसा में जो गंजाम जगह है, उड़ीसा में पड़ता है, गंजाम जगह के आसपास। इसके अलावा जैसे गिरनार का अभिलेख, गिरनार जो है वो अपने गुजरात में पड़ता है। इन जगहों से अशोक के अभिलेख मिले हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र है अरार गुड़ी, जो अरार गुड़ी जो क्षेत्र है ये आंध्रा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। एक क्षेत्र है उसका नाम है सन्नती, कर्नाटक में पड़ता है वो।
तनत्ती, ये पड़ता है कर्नाटक में। ये कुछ वृहद शिलालेख है अशोक के। मानसेरा सहबाजगढ़ी पाकिस्तान में पड़ता है। धौली जोगड़ जो है ये उधर कलिंग के आसपास का क्षेत्र है, उड़ीसा में पड़ता है। गिरनार अपने गुजरात में, और एररगुडी आंध्रा में पड़ता है। सनत्ती कर्नाटक में पड़ते हैं। यहाँ से कुछ अभिलेख, ये सारे जो अभिलेख है वो वृहद शिलालेख हैं, वृहद अभिलेख हैं ये अशोक के। इसके बाद में आती है स्तंभ लेखों की बारी। तो जो स्तंभ लेख है, मुख्य देखो ये सारे अभिलेखों में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें भी बताई गई है कि अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार में क्या क्या उन्होंने नियम कानून बनाए थे, कैसे उन्होंने जनता को जोड़ा था, कैसे उन्होंने जो है ना बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ये चीजें इन अभिलेखों में लिखी गई है। जो ये स्तंभ लेख है ना, ये सारे क्या है, स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख। तो इन स्तंभ लेखों में आप देखो, जैसे कि मैंने लिखा पहला दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख। तो भाई जो दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख है ना, उसकी विशेषता थोड़ी सी इस प्रकार से है कि जो तुगलक वंश हुआ था एक, जो तुगलक वंश में एक राजा था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कहने का मतलब कि फिरोज शाह तुगलक जो राजा हुआ है तुगलक वंश में, वो काफी उदार प्रवृत्ति का था, काफी समाज कल्याणकारी कार्य उन्होंने जनता के लिए किए थे, काफी उदारवादी था, मतलब अच्छा था राजा। जनता उसको पसंद करती थी, उसकी नीतियों को पसंद करती थी। तो उस राजा ने जो है ना, हम यहाँ पे उसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे ये सारे अभिलेख तो भाई अशोक ने अपने समय में जो है लिखवाए थे, ठीक है, उस टाइम में ये सुरक्षित है। बाद में आने वाले समय में क्या होता है कि जब तुगलक वंश का राज आता है भारत में, तो तुगलक वंश में एक राजा आता है, उसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। तो भाई वो क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक इस स्तंभ लेख को उखाड़ ले जाता है, खुद नहीं उखाड़ के ले जाता, अपने मंत्रियों को बोलता, मंत्री भी खुद नहीं जाते, लोगों को बोलते, मजदूरों को बोलते, तो वो उठा के ले आते हैं इसको। कहाँ ले आते हैं, फिरोज शाह कोटला में सॉरी, कोटला एक जगह है, ये जो नगर बनाया गया था ना कोटला नगर, फिरोज शाह तुगलक के नाम पर भी बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नगर बनाया था, उसका नाम था कोटला। तो फिरोज शाह तुगलक, जैसे वर्तमान में स्टेडियम भी है, फिरोज शाह तुगलक स्टेडियम है, ठीक है। तो भाई ये अभिलेख दिल्ली और मेरठ के जो अभिलेख दोनों ही उठा के लेके आया था, ये याद रखना। ये दोनों जो अभिलेख है ना, दोनों ही, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है ना वो तुगलक उसके मंत्री उठा के ले गए थे, और कहाँ स्थापित किया था, कोटला में जाके स्थापित कर दिया था। जो टोपरा जगह है ना, ये हरियाणा में पड़ती है। जैसे मेरठ दिल्ली का हमें पता है, यूपी का मेरठ हो जाएगा, मेरठ है वो यूपी में हो गया, टोपरा जो अपने हरियाणा में पड़ता है। ये थोड़ा इनका जगह याद रखना। हरियाणा में भी कहाँ, जो करनाल वाला क्षेत्र है उसके आसपास पड़ती है ये जगह। तो हमें यहाँ पे याद ये रखना है कि ये दोनों अभिलेखों को जो उठा के ले गया था फिरोज शाह तुगलक था, और कहाँ स्थापित करवाया था, कोटला में जाके स्थापित करवाया था। इसके बाद में आता है प्रयाग या फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख। जो सम्राट अशोक है उसके समय में भाई प्रयाग स्तंभ लेख लिखा गया है, ठीक है, पहली बात। बाद में जब गुप्त वंश का राज आता है ना, गुप्त वंश में एक राजा आता है, उसका नाम होता है समुद्रगुप्त। तो वो क्या करता है, अपनी प्रशंसा में जो है ना एक प्रशस्ति की रचना कराता है। प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि प्रशंसा में लिखी गई चीजें, प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ। तो समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई जाती है। तो ये जो अभिलेख होता है ना, इसी का रूपांतरण ही होती है वो प्रशस्ति। उसके साथ ही जो है ना समुद्रगुप्त अपनी बातें लिख देता है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब मुगल टाइम आता है ना, मुगल काल आता है, तब वहां पे एक राजा आएगा जहांगीर। तो जहांगीर भी जो है ना इसी इलाहाबाद या फिर प्रयाग स्तंभ लेख के अंदर अपनी बातें ऐड कर देगा। तो इस प्रकार से जो प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोल दो या फिर प्रयाग स्तंभ लेख बोल दो, इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख बोल दो, तीनों एक ही बातें हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तीनों राजाओं ने अपने अपने समय में अपनी अपनी बातें लिखवाई थी। ये बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, तीन राजाओं से संबंधित है ये स्तंभ लेख। इसके बाद मैंने लिखा है लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़, एक तो है लोरिया नंदनगढ़, एक है लोरिया रामपुरवा। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया रामपुरवा, ठीक है, इतने ही है। तो ये जो दोनों जगह है ना, ये पड़ती है अपने बिहार के अंदर, चंपारण वाला क्षेत्र है ना, उधर ये स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। पता है इनकी संरचना कैसी है, जैसे ये पिलर्स है, ऐसे खड़े हुए हैं, नीचे जो है ना चबूतरा बनाया है, चबूतरे के अंदर जमीन के अंदर इसको आधा से ज्यादा गाड़ दिया गया है, ताकि आंधी तूफान कुछ भी आए, प्राकृतिक आपदाएं, तो ये गिरे नहीं। तो इसको जमीन के अंदर गाड़ा गया, बाद में ऊपर चबूतरा बनाया गया, बाद में जब थोड़ी संख्या इसके ऊपर आ गई तो यहाँ पे चीज लिखी गई है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इसकी चकोर चौकी बनाई गई है, एक चौकी, चौकी के ऊपर क्या किया गया है, एक शेर को बिठाया गया, सिंह को बैठाया गया है।
जैसे कि हम डीपली इन चीजों को आगे पढ़ेंगे। जैसे वो चौकी है ना, उस चौकी के ऊपर काफी संरचनाएं हैं, मतलब पशुओं की जो है ना अंकन किया गया है। फिर शेर को कैसे बैठाया गया है, उसका जो एक प्रकार से खुला हुआ मुंह है, काफी बड़े बड़े बाल है, तो ये संरचनाएं किस प्रकार का शेर बैठा वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये अलग सी चीजें अभिलेख आएंगे उसमें। तो यहाँ हो गया इनका स्तंभ लेख। तीसरा अभिलेख मैंने बताया था गुहा लेख के बारे में। तो भाई जो गुहा लेख है ना, वो मुख्य रूप से बराबर की पहाड़ियां मिलती हैं हमें बिहार में। बिहार में बराबर की पहाड़ियां हैं, वहां पर अशोक के गुहा लेख हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हो गए अशोक के अभिलेखों के बारे में। फिर आते हैं बातें फिर पतन को बाद में देखेंगे, पहले एक चीज और देख लो। जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है ना, क्योंकि मुख्य रूप से मौर्य वंश का इतिहास हमें जो बताता है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है। तो उस अर्थशास्त्र में एक चीज लिखी गई है अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। तो ये जो सप्तांग सिद्धांत है, इसका मतलब ये होता है कि राजा को अपने राजकार्य के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ 7 मंत्री नियुक्त किए गए थे। उन मंत्रियों ने अपने अपने विभाग बनाए थे और वो अपने कार्य कैसे चलाते थे वो चीजें इसमें बताई गई है। जैसे कि पहले तो खुद राजा ही होगा, उसको स्वामी बोल दो आप, उसको सम्राट बोल दो, राजा बोल दो, एक ही बात है। इसके बाद में आता था उसका अमात्य, जो मंत्री होता है ना उसको अभिलेखों में अमात्य नाम मिलता है उसका, अमात्य। फिर आता है जन, फिर आता है कोष, कोष जो कि पैसे वैसे की व्यवस्था को देखता था वो व्यक्ति। फिर आता है दंड जो कि न्याय व्यवस्था को संभालता था। फिर आता है बल, फिर आता है मित्र। ये मुख्य रूप से कुछ मंत्री थे जो कि सम्राट को उसके राज कार्य में क्या करते थे, सहयोग करते थे भाई। ये बातें थी। फिर थोड़ा सा इसका जैसे कि क्या रह गया, इसकी सामाजिक व्यवस्था रह गई है, और इस क्योंकि राजनीतिक ढांचा तो ये इतना ये हो गया था। सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और इसके पतन की चीजें, 3 चीजें रह गई है। ये चीजें हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।